कुछ साल पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई, मेरा कमरा मेरी छोटी बहन के बिल्कुल बराबर वाला था। जब मैं सो रही होती थी तो कभी कभी मैं किसी के आने की आहट सुन के उठ जाती थी, और जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखती तो मुझे अपनी 4 साल की छोटी बहन मेरे सामने खड़ी मुझे घूरती हुई नजर आती थी। इस बात का यकीन करने के बाद कि ये मेरी छोटी बहन ही है, मैं चुपचाप खामोशी से सो जाती थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था, इस तरह बहुत दफ़ा हमने उसे सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ देखा। वो चुपचाप नीचे स्टोर रूम की तरफ देख रही होती थी। मेरे अब्बू इसको लेके बहुत परेशान थे कि कहीं ये सीढ़ियों से गिर ना जाए, और इस वजह से अब्बू ने सीढ़ियों पर ग्रिल लगाकर उसे बंद कर दिया था। एक रात जब मैंने उसको सीढ़ियों के पास खड़ा देखा तो मैं उसके पास गई। मेरी बहन ने अपने हाथ से सीढ़ियों के नीचे की तरफ इशारा किया। वो नीचे मुझे पता नहीं क्या दिखाना चाह रही थी। मैं डर गई और उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मेरी रूटीन थी कि मैं रोज रात को देर तक जागकर अपना काम कर रही होती थी। मुझे अक्सर रात को उसके कमरे से आवाजें आती थी, जैसे वो अपने आप से बातें कर रही हो, और मुझे लगता था कि शायद वो मजाक कर रही है। लेकिन मुझे ज्यादा डर उस वक्त लगा जब ऐसा लगा कि वो किसी और से बातें कर रही है। मैं डर के अपने बिस्तर में लेट गई। दिन गुजरते गए, मेरी बहन 5 साल की हो गई। मेरे अब्बू ने वो घर भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी अपनी बहन को घर में घूमते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ वो मुझे सीढ़ियों के नीचे क्या दिखाना चाह रही थी, और वो रात को किससे बातें करती थी। Once upon a time, मैं एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। मेरी अम्मी हमारे घर को चलाने के लिए 2 नौकरियां करती थी। मेरा छोटा भाई ऑटिज्म का शिकार था। वो दूसरे बच्चों की तरह बोल और समझ नहीं सकता था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठ जाया करता था और बाहर देखता रहता था। मैं 15 साल का था जब ये वाकया हुआ, और मेरा भाई दानिश 11 साल का था। मेरी अम्मी की नाइट शिफ्ट थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जुमेरात की रात थी। मैं और मेरा भाई अक्सर अकेले होते थे। हमारे पड़ोस में 2 बच्चे अपने सौतेले बाप के साथ रहते थे। हमें अक्सर उनके घर से बच्चों को मारने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। एक रात मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और मेरा भाई ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे बाहर से शोर की आवाजें सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो हमारे बराबर वाले घर के सामने 3-4 लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे कि बराबर वालों का बच्चा कहीं लापता हो गया है। कुछ ही टाइम में वहां पुलिस पहुंची और पूरा एरिया सील कर दिया। मोहल्ले वालों ने बताया कि हमारे पड़ोसी अंकल ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनका बेटा सुबह से लापता है। वो सुबह स्कूल गया था और अब रात के 10 बज रहे हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया है। पुलिस ने उनको ढूंढने की यकीन दहानी कराई। हमारे मोहल्ले में सभी इस वाक़े से बहुत घबरा गए थे। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने मेरी नानी को कहा कि जब भी मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करे वो यहाँ आ जाया करें। हमारे पड़ोसी अंकल भी बहुत बदल गए थे। बेटे के लापता होने के बाद से मैं अक्सर उन्हें टेरेस पे उदास बैठा देखा करता था। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद मैंने अपने भाई में कुछ अजीब सी हरकतें नोट करना शुरू की। हमने बच्चे के लापता होने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा भाई कुछ जानता है और उसे अंदाज़ा हो गया है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था और दानिश खिड़की के पास बैठकर बाहर होने वाली बारिश के मज़े ले रहा था कि अचानक मैंने उसे हंसते हुए देखा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसने बाहर की तरफ इशारा किया, और जब मैंने बाहर देखा
तो वहां कोई भी नहीं था, पूरी सड़क खाली पड़ी थी। मुझे लगा कि शायद दानिश कुछ सोचकर हंस रहा है। लेकिन उसी रात जब हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे और अम्मी हम दोनों भाइयों के लिए खाना निकाल रही थी, तभी दानिश उठा और एक प्लेट लेकर खाली कुर्सी के आगे टेबल पर रख दी। मेरी अम्मी ने पूछा, दानिश तुम ये प्लेट किसके लिए लाए हो? तब उसने अपनी बराबर वाली कुर्सी को देखा और मुस्कुराने लगा। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने दानिश से कहा कि अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। उसने अम्मी को देखा और कहा कि अम्मी वो भूखा है, उसे भी खाना दे दें। ये कहकर वो खुद ही मुस्कुराने लगा। मैं और अम्मी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। मेरी अम्मी ने बहुत डरते हुए उससे पूछा, कौन है वो? दानिश मुस्कुराकर बोला, मेरा दोस्त अली है। हमने सोचा कि हर बच्चे की तरह दानिश अपने ख्याली दोस्त की बात कर रहा है। उस रात हमने दानिश की इस हरकत को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो ऐसे खेलकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। दानिश खुद से बातें करता था और खुद ही मुस्कुराने लगता था, और जब कोई उससे पूछता कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तो वो बोलता कि अपने दोस्त अली से। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दानिश सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। मेरी अम्मी नीचे वाले कमरे में सोती थी और मेरा और मेरे भाई का कमरा ऊपर था। मैं अपने बिस्तर से उठा और भाई को देखने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन देखा कि उसका कमरा खाली था। मैं भागकर नीचे गया और मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा भी खुला है। मैं घबरा गया और अपनी अम्मी को उठाया। मैं और अम्मी बाहर निकलकर उसको आवाज़ें देने लगे, दानिश दानिश। मेरी अम्मी परेशानी में रोने लगी। फिर हमने सुना कि हमारे घर के पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। हम वहाँ भाग कर गए तो देखा कि एक दरख्त के नीचे दानिश खड़ा है। हम उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे थे। मैंने बहुत डरती हुई आवाज़ में पूछा, तुम ठीक हो? उसने हमें मुड़कर देखा। मैंने अपने भाई को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जैसे वो बहुत तकलीफ में था। उसने बहुत भारी आवाज़ से कहा, वो दफन है यहाँ। ये कहकर वो बेहोश हो गया। दूसरी सुबह उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। हमने बहुत से डॉक्टर से पूछा, लेकिन कोई उसकी हालत की वजह नहीं जान पा रहा था। और एक रात जब मैंने अपने पड़ोसी को उनके टेरेस में उदास रोते हुए देखा, तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अंकल के बेटे का नाम क्या था जो खो गया था। अम्मी ने बताया उसका नाम अली था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा दिमाग घूम गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि हर वक्त मेरा भाई जिसके साथ खेलता है और जिससे बातें करता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी है, वो बच्चा है जो गुम हो चुका है। मैं भागकर दानिश के कमरे में गया और मैंने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं उसके करीब गया और कहा, दानिश क्या अली तुम्हारे पास है इस वक्त? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे भाई ने आंखें खोली और कमरे के एक कोने को घूर के देखा। मैंने जब इस कोने की तरफ देखा तो मैं खौफ से कांप गया। एक लड़का कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सफेदी माइल फटी हुई थी, जैसे कि आंखों के पुतले बाहर निकल आएंगे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके जिस्म और सीधे गाल पर खून के धब्बे खुश्क पड़े थे। उसने घूर कर मुझे और मेरे भाई को देखा और अचानक गायब हो गया। दानिश भी आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलकर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। मेरी अम्मी लिविंग रूम में बैठी थी। हमने देखा कि दानिश बुखार की हालत में भी बाहर जा रहा है। इससे पहले मेरी अम्मी कुछ कहती, मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं और अम्मी उसके पीछे पीछे बाहर गए। दानिश घर के पिछले वाले हिस्से में गया और उसी दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया जो हमारे और बराबर वाले घर के बीच में था। दानिश
درخت کے سامنے والے حصے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس کو کھودو۔ یہ بول کر دانش پھر بے ہوش ہو گیا۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اسی تجسس میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جب وہاں کھدائی ہوئی تو جو دیکھا وہ مجھے اب بھی پریشان کر دیتا ہے۔ وہاں علی کی لاش ملی جو خون میں لت پت کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تب سارے راز سے پردہ اٹھ گیا اور مجھے ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ ہمارے پڑوسی نے اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے پوچھنے پر اس کے باپ نے بتایا کہ میں نے اس کو نشے کی حالت میں مار دیا اور میں نے گھبرا کے اس کی لاش یہ ساتھ والے درخت کے نیچے دفنا دی تاکہ پولیس مجھے نہ پکڑ سکے، اور پولیس میں اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھوا دی۔ پولیس نے علی کے باپ کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ میرا بھائی اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے تبھی احساس ہوا کہ علی کی روح بھی اب سکون سے ہوگی، کیونکہ وہ اس کے بعد کبھی نظر نہیں آیا۔ میری امی میرے ابو کی موت کے بعد بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کو چلانے کے لیے نوکری کرتی تھی۔ گھر اور باہر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالتی تھی۔ ان کا روز کا روٹین ہوتا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنا اور بھائی کا کھانا تیار کرتی اور بھائی کو نہلا کر کھانا کھلا کے اسے ڈے کیئر میں چھوڑتے ہوئے اپنی نوکری پر چلی جاتی تھی۔ یہ سب کام کرنے میں امی جب گھر واپس آتی تھی تو بہت تھک چکی ہوتی تھی۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ آج امی کو آفس سے گھر کے لیے کچھ سامان لینے جانا تھا۔ امی آفس سے فارغ ہوئیں تو چھوٹے بھائی کو ڈے کیئر سے لے کے مارکیٹ چلی گئی۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے جب وہ گھر کی طرف نکلی تو سورج ڈھل چکا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ مارکیٹ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ راستے میں چھوٹے بھائی کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ بھوک کے مارے زور زور سے رونے لگا۔ امی کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ کسی بھی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے امی کو وہ پارک دکھا تو امی نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کے چھوٹے بھائی کو دودھ پلا دوں۔ تو وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گئی اور چھوٹے بھائی کو اس کی بوتل دے دی، اور پھر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہاں بیٹھے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ امی کو کسی بچے کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، کیا آپ میری ماں بنیں گے؟ امی فوراً وہاں سے اٹھی اور چھوٹے بھائی کو لے کر گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ امی کا خوف سے بہت برا حال تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو بس ان کو وہی خیال ستائے جا رہا تھا، اور اب وہ بچی امی کو ہر جگہ دکھائی دینے لگی تھی۔ کبھی بستر کے کنارے، کبھی چھوٹے بھائی کے کمرے میں، کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے۔ امی بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ اب نہ وہ اپنی نوکری پر جا رہی تھی اور نہ ہی چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال صحیح سے کر پاتی تھی، کیونکہ وہ بے انتہا خوف سے اپنا ذہنی توازن دن بدن کھوتی جا رہی تھی۔ اکثر چھوٹا بھائی بھوک سے گھنٹوں روتا رہتا تھا اور امی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموش گھر کے کسی کمرے میں اندھیرا کر کے چھپ کے کہیں بیٹھی رہتی تھی۔ مجھ سے امی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں چھوٹے بھائی کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس لیے میں نے امی کو ہمیشہ کے لیے خوف سے آزاد کر دیا۔ میں ہی وہ بچی ہوں جس کی وجہ سے امی کا یہ حال ہو گیا تھا۔
मैं कई सालों से उस दरख्त पर अकेले रहती थी, पर उस दिन जब मैंने देखा कि एक माँ का प्यार क्या होता है, मेरा दिल किया कि मैं भी उनके साथ रहूं, मुझसे भी वो उसी तरह प्यार करें जैसे वो अपने बच्चे से करती हैं। इसलिए मैं उस रात उनके साथ घर आ गई ताकि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। अब मैं, अम्मी और छोटा भाई एक साथ घर में सुकून से रहते हैं। मेरा छोटा भाई अब भूख से बिल्कुल नहीं रोता, क्योंकि अब मैं उसका ख्याल रखती हूँ। लोग कहते हैं कि रात को किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पुराने घने दरख्तों पर जिन और भूत बसते हैं, और हो सकता है कि कोई जिन या भूत हमारे साथ भी हमारे घर तक आ जाए।